हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के 25 क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सबके सब इम्पोर्टेंट हैं, तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जाम में यह वीडियो हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि यहाँ पर हमें उचित रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन है द बुक डैश यू गेव मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि वो खास बुक जो तुमने मुझे दिया वो कैसा था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर बुक के बारे में कहा गया है। बुक चूँकि एक थिंग है यानी कि चीज़ है, और चीज़ के लिए हु या हुम का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल जो है पीपल यानी कि लोग के लिए होता है। यहाँ पर एक चीज़ है, इस वजह से ये दोनों हो गया कैंसिल। अब हमें डिसाइड करना है विच और दैट में। इन दोनों का उपयोग हम थिंग्स के लिए करते हैं, चीज़ों के लिए करते हैं, और दोनों का सेंस निकलता है जो कि, यानी कि बुक जो कि तुमने मुझे दिया वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो अब इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दैट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकुलर यानी कि खास बुक के बारे में बात की गई है, इस वजह से जब पार्टिकुलर का सेंस निकले तब वहाँ पर हम दैट लगाते हैं, और जब चॉइस का सेंस निकले तब वहाँ पर हम विच लगाते हैं। चूँकि यहाँ पर एक ही बुक है, ये एक खास बुक है, इस वजह से यहाँ पर दैट राइट आंसर होगा, विच यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। द बुक यानी कि किताब दैट यू गेव मी, जो कि तुमने मुझे दिया वो कैसा था, इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ पर दैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है सी मस्ट फिनिश हर होमवर्क डैश सी कैन गो आउट टू प्ले, यानी कि उसे अपना होमवर्क अवश्य फिनिश कर लेना चाहिए। क्या करने से पहले, तो उसे बाहर खेलने जाने से पहले। तो यहाँ पर के पहले का सेंस निकल रहा है, और के पहले के सेंस में हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टू एक्शंस जब सीक्वेंस में हो, यानी कि बाहर जाओ उससे पहले, यानी कि उसके पहले कोई और काम हो जाना चाहिए, तो के पहले के सेंस में हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि किसी एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हो जाना चाहिए या होना चाहिए, तो के पहले के सेंस में हम वहाँ पर बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है समवन क्लीन्स द रूम एवरी डे, यानी कि कोई हर रोज रूम को क्लीन कर देता है, साफ कर देता है। तो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस कौन सा है, तो चूंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब के साथ एस यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रहता है तब वहाँ पर इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर इज एम आर में से कुछ लगा रहना चाहिए, तो यहाँ पर इज लगा हुआ है, यहाँ पर वाज लगा दिया, यानी कि बी नंबर हो गया कैंसिल, क्योंकि इज एम आर में से कुछ लगना चाहिए। यहाँ पर क्लींस लिख दिया, यानी कि ये भी हो गया कैंसिल। यहाँ पर हैज बीन लिख दिया, ये भी हो गया कैंसिल, क्योंकि हैज बीन हैज या हैव का बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो द रूम चूंकि ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ये आगे इज एम आर में से इज लग गया, द रूम के अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिए। फिर बाय समवन, हालांकि बाय समवन नहीं भी लिखता तो ये और ज़्यादा करेक्ट होता, क्योंकि जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन मिलते हैं जैसे कि समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, तो इन सभी को हम बाय लगाकर नहीं लिखते हैं। हालांकि यहाँ पर लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा होना चाहिए। तो द रूम इज क्लीन्ड बाय समवन, और एवरीडे को हम एज इट इज लास्ट में लिख दिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आई एम गोइंग टू द मार्केट ही सेड, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो जब भी सेंटेंस में बाहर का सेंटेंस यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट में रहे, तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हमें पास्ट में करना होता है। तो यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसे हम पास्ट में बदलेंगे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। तो ही सेड सब में लिखा हुआ है आगे। उसके बाद चूंकि सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो कंजक्शन हम दैट लगा देंगे। उसके बाद इसे हमें बदलना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर है वाज या वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहाँ पर इज लगा दिया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ पर गोज लिख दिया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया, ये भी हो गया कैंसिल। विल भी लगा दिया, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में बना दिया, ये भी हो गया कैंसिल, यानी कि इसका राइट आंसर केवल होगा बी नंबर। कैसे, तो ही सैड दैट इन्वर्टेड कोमा की जगह लग गया, चूंकि आई फर्स्ट पर्सन है इस वजह से ही के अनुसार बदलेगा, तो ही लिख देंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस के अनुसार वाज या वर्ब प्लस गोइंग लिख देंगे। उसके बाद टू द मार्केट हम लिख देंगे, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ही क्विकली फिनिश्ड हिज मील फाइंड एडवर्ब टाइप, यानी कि किस टाइप के एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है, तो उसने जल्दी से मील को यानी कि भोजन को फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया।
तो यहाँ पर टाइम तो नहीं बताया जा रहा है कि कब ख़त्म किया, तो एडवर्ब ऑफ टाइम तो नहीं है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी भी नहीं है, आवृत्ति भी नहीं बता रहा है जैसे कि ऑलवेज, नेवर, ऐसा भी कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस भी इस्तेमाल नहीं किया गया, जगह भी नहीं बता रहा। ये कैसा एडवर्ब है? तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी कि ये तरीका बता रहा है कि उसने कैसा फिनिश किया का भोजन को, जल्दी से फिनिश किया। तो जल्दी से यानी कि ये तरीका बता रहा है, और तरीका बताने के लिए हम एडवर्ब ऑफ मैनर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है सी इज विजिटेड द पार्टी। अब यहाँ पर सी इज लिखा हुआ है कि सी हैज लिखा हुआ है, उसके अनुसार क्वेश्चन टैग लगेगा, क्योंकि सी अपस्ट्रॉफ यस ये दो सेंस देता है। पहला सेंस सी इज, दूसरा सेंस सी हैज। चूंकि यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, और इज के साथ तो कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है एक्टिव वॉइस में, तो यानी कि यहाँ पर ये सी हैज लिखा हुआ है, और हैज के लिए क्वेश्चन टैग हम हैजेंट बनाते हैं, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इसको अपस्ट्रॉफी और यस देखकर केवल इज नहीं समझिएगा। इस यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहला इज और दूसरा हैज, वो वर्ब डिसाइड करेगा, यानी कि थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो हैज वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पर फोर्थ फॉर्म लिखा होता तब इज वाला राइट आंसर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ना कि ए नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है इफ़ आई डैश यू आई वुड अपोलोजाइज, यानी कि यदि मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं क्या कर लेता? माफ़ी मांग लेता। तो ये इस प्रकार की हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में, काल्पनिक सिचुएशंस या सबजंक्टिव मूड में हमेशा वर्ब प्लूरल में आता है। तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल कौन सा है? एम तो नहीं है, वाज भी नहीं है, वर है प्लूरल, इस वजह से वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इफ़ आई वर यू, यानी कि यदि मैं तुम्हारे जगह होता, यानी कि वो उसकी जगह है नहीं, ऐसा हम सबजंक्टिव मूड या कि फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात करेंगे, तब वहाँ पर हमेशा वर्ब कैसा आएगा? तो प्लूरल में आएगा, तो वर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि इसका राइट आंसर होगा वाज। ठीक है, तो आप आई को देखकर वाज नहीं लगाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई सजेस्ट दैट, मैं सजेस्ट करता हूँ, क्या सजेस्ट करता हूँ कि ही डैश द एग्ज़ाम अगेन। जब भी सजेशन दिया जाए किसी को तब वहाँ पर हमेशा शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर शुड मॉडल वर्ब वाला डी है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं सलाह देता हूँ कि उसे जो है फिर से अगेन, यानी कि फिर से एग्ज़ाम क्या करना चाहिए? देना चाहिए। तो ऐसा सजेशन दे रहे हैं, सजेशन के लिए शुड प्लस V1 का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी कि कौन सा प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर राइट आंसर होगा? द कैट जंप्ड डैश द टेबल, यानी कि बिल्ली जंप की कहाँ पर? टेबल पर। तो यहाँ पर मोमेंट के साथ, यानी कि मान लीजिए कि ये एक टेबल है और टेबल पर यदि बाहर से कहीं जंप की तब वहाँ पर ऑन टू प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, कहीं अदर जगह से वो मूवमेंट के साथ टेबल पर जंप की तब वहाँ पर ऑन टू लगेगा, और वो ऑलरेडी टेबल पर है और टेबल पर ही जंप की तब वहाँ पर ऑन आएगा। लेकिन हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बाहर कहीं और से वो जंप की टेबल पर, तब यहाँ पर हम ऑन टू भरेंगे, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये सिचुएशन ऑन भी यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी मानकर चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ ले और लाई। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है, तो हमें करेक्ट फॉर्म चुनना है ले का और लाई का, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। ले मतलब क्या होता है और लाई मतलब क्या होता है? ले मतलब होता है टू पुट करना, यानी कि किसी चीज़ को रखना। तो ले का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है लेड। और लाई की बात करें, लाई मतलब होता है झूठ बोलना, दूसरा लाई मतलब होता है पढ़ना या रेस्ट करना। तो यहाँ पर यस्टरडे यानी कि कल जो है डाउन ऑन द बेड, यानी कि बेड पर मैंने क्या किया? रेस्ट करने का एसेंस निकल रहा है, तो ले का तो ऑप्शन नहीं होगा। और लाई का सेकंड फॉर्म की बात करें तो लाई का सेकंड फॉर्म ले हो जाता है, तो लाई का सेकंड फॉर्म हुआ ले, थर्ड फॉर्म हुआ लेन। तो हमें रेस्ट करने का सेंस यहाँ पर निकल रहा है बेड पर, तो लाई का सेकंड या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो लाई का सेकंड फॉर्म ये रहा और थर्ड फॉर्म ये रहा, यानी कि हमें डिसाइड करना है ए और डी में, क्योंकि लेड तो ये तो हो गए कैंसिल, क्योंकि ये तो पुट का सेंस निकालता है लेड जो है, बी और सी हो गया कैंसिल। अब हमें डिसाइड करना है ए और डी में। आप इस ले को ये ले नहीं समझिएगा, क्योंकि ये इसका सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, लाई ले लेन। तो यस्टरडे यानी कि कल जो है मैं बेड पर रेस्ट किया, यहाँ पर बेड पर चला गया, तो यहाँ पर रेस्ट करने का सेंस निकल रहा है, तो इसका सेकंड फॉर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि यस्टरडे जो है पास्ट का सेंस देता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है ले।
इस वजह से यहाँ पर ले राइट आंसर होगा, तो ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। लेन क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेन के लिए तो हमें कुछ हैज, हैव या हैड चाहिए क्वेश्चन में, जो कि नहीं है, इस वजह से डी भी होगा कैंसिल, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इन दोनों वर्ब में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि लाई का सेकंड फॉर्म ले बन जाता है और थर्ड फॉर्म लेन बनता है, ठीक है। और ले जो है फर्स्ट फॉर्म है ऑलरेडी, जो कि पुट का सेंस देता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, यानी कि करेक्ट आर्टिकल हमें चुनना है। आई नीड डैश अम्ब्रेला, इट्स रैनिंग आउटसाइड। तो यहाँ पर अम्ब्रेला, चूंकि इसको यदि हम हिंदी में लिख, जो है हिंदी में कैसा है, स्वर है, और स्वर के पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल नंबर, यानी कि करेक्ट प्लूरल नंबर चुनना है। देयर आर 5 इन द पॉन्ड। तो यहाँ पर गूज का कौन सा करेक्ट प्लूरल फॉर्म होता है? तो गूज का याद रखना है कि प्लूरल फॉर्म होता है गीज, ठीक है। इस वजह से सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। गूज का प्लूरल गूजेज नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, गीज होता है, इस वजह से सी नंबर ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन, यानी कि करेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन चुनना है। इट्स दिस फोन, यानी कि क्या यह फोन तुम्हारा है? तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर योर तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि योर का उपयोग हम पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह करते हैं, और एडजेक्टिव के लिए तो नाउन भी चाहिए इसके साथ में कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर योर तो राइट आंसर नहीं होगा। यू आर भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो यू आर का सेंस दे रहा है, इस वजह से ये भी हो गया कैंसिल। योर्स, इसमें अपस्ट्रॉफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है पोसेसिव प्रोनाउन में, इस वजह से यहाँ पर अपस्ट्रॉफ का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, ना कि इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट मॉडल एक्सिलरी वर्ब, यानी कि करेक्ट मॉडल को हमें फिल करना है। डैश आई ओपन द विंडो, यानी कि क्या मैं विंडो को खोल सकता हूँ? तो यहाँ पर हम किसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करने के लिए तो हम मे का भी इस्तेमाल करते हैं, कैन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मे इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, ये फॉर्मली हम उपयोग करते हैं ऑफिस, कोचिंग्स, स्कूल्स वगैरह वगैरह में। तो हम ये जनरल रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कि फिर हम परमिशन मांग रहे हैं, और जनरल यानी कि नेचुरल वे में जब किसी चीज़ का परमिशन मांगते हैं तब वहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैन आई ओपन द विंडो, यहाँ पर मे भी लग सकता है, लेकिन जब हम किसी ऑफिस वगैरह वगैरह में हम विंडो खोलने का परमिशन मांगेंगे ऑफिशियल वर्क के लिए फॉर्मल तरीके से, तब वहाँ पर हम मे लगाएंगे, और नेचुरल वे में जब हम मांगेंगे परमिशन तब वहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वजह से कैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि किस टाइप का कंडीशनल सेंटेंस ये लिखा हुआ है। इफ़ इट रेन्स, यानी कि यदि बारिश होती है, वी विल कैंसिल द ट्रिप, हम ट्रिप को जो है कैंसिल कर देंगे। तो जब कभी फ्यूचर का कंडीशन बताए कि यदि फ्यूचर में बारिश होगी तो फ्यूचर में कैंसिल करेंगे हम ट्रिप, तो फ्यूचर के कंडीशन को शो करे तब वह फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है, ठीक है। इस वजह से बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आइए अब हम जान लेते हैं कि जीरो कंडीशनल क्या है, सेकंड कंडीशनल क्या है और थर्ड कंडीशनल क्या है। जीरो कंडीशनल क्या कहलाता है? जब यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करेंगे तब वह जीरो कंडीशनल होगा। जैसे कि यदि हम बर्फ़ को गर्म करें तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यदि का सेंस दे रहा है तो ये कैसा है, तो ये है जीरो कंडीशनल, ठीक है। यानी कि जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करेंगे तब वह सेंटेंस कैसा होगा, जीरो कंडीशनल सेंटेंस होगा। सेकंड कंडीशनल क्या कहलाता है? तो जब हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ये करता, या कि फिर यदि मैं मैच जीत गया होता तो मैं नाचता, तो ये कैसा है, काल्पनिक घटना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तब वह सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या कहलाता है? जब हम किसी पास्ट के हाइपोथेटिकल सिचुएशन या रिग्रेट के बारे में बात करेंगे तब वह थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होगा। जैसे कि यदि मैं वहाँ गया होता तो मैं मैच जीत जाता, तो ये पास्ट में गया होता, तो पास्ट के लिए हम थर्ड कंडीशनल और फ्यूचर के लिए हम फर्स्ट कंडीशनल, यानी कि यहाँ पर फ्यूचर का सेंस दे रहा है कि यदि बारिश होगी तो हम लोग ट्रिप को कैंसिल कर देंगे, तो फ्यूचर का सेंस दे रहा है, इस वजह से ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई थॉट, मैं सोचा, टू प्ले द गिटार, यानी कि मैं सोचा खुद से क्या करने का, गिटार बजाने का। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इस वजह से ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। हिम सेल्फ जो है ही का रिफ्लेक्सिव है, और हर सेल्फ जो है सी का है, देम सेल्फ्स जो है दे का है, और यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और ये क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि करेक्ट फॉर्म चुनना है हमें। एवरी मॉर्निंग, यानी कि हर सुबह, द वर्ड्स, यानी कि पक्षियाँ जो हैं क्या करती हैं, गाती हैं, ये उनका हैबिट है हर रोज रोज का।
और जब भी एवरी मॉर्निंग, एवरी संडे, एवरी डे ऐसा कुछ सेंस दे तब वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 या V5 का इस्तेमाल होता है, ना कि V3 या ना कि V4 का। तो अब हमें डिसाइड करना है ए और बी में। चूँकि द वर्ड्स जो है प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट जो है हमेशा V1 लेता है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा कैंसिल। क्यों? क्योंकि प्लूरल के साथ कभी भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि हमें चुनना है कि यह किस टाइप का सेंटेंस है। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, यानी कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो यह कैसा सेंटेंस है? तो यह सेंटेंस जो है इन चारों ऑप्शंस में से दो का राइट आंसर हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि इंट्रोगेटिव राइट आंसर हो, कैसे कि क्या आप मेरी कृपया करके हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो क्वेश्चन करने के लिए तो हम इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, क्योंकि हम पोलाइटली जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट या कमांड के लिए, तो हम इम्परेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो बी नंबर भी इसका राइट आंसर हो सकता है और डी नंबर भी इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो जब हम कभी रिक्वेस्ट करते हैं या कमांड करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रिक्वेस्ट मानकर चलेंगे और रिक्वेस्ट या कमांड के लिए हम इंपरेटिव मानेंगे, तो बी नंबर को हम इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ना कि डी को। ठीक है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कैसा सेंटेंस है? तो यह इंपरेटिव सेंटेंस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन, यानी कि करेक्ट प्रोनाउन को हमें चुनना है। तो क्वेश्चन है डैश ऑफ दीज कुकीज़ वुड यू लाइक, यानी कि किस टाइप के कुकीज़ जो है तुम पसंद करते हो। तो कुकीज़ एक थिंग है और थिंग के लिए तो हु या हुम का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि इनका उपयोग तो हम पर्सन या पीपल के लिए करते हैं। चीज़ के लिए तो हम विच का इस्तेमाल करते हैं और विच इसका ए नंबर में है, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ दीज कुकीज़, यानी कि इन कुकीज़ में से कौन सा कुकीज़। अब विच का उपयोग तो हम पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि चॉइस करने के लिए करते हैं। तो यानी कि बहुत सारे कुकीज़ बिस्किट्स रखे हुए हैं, उनमें से कौन सा कुकीज़ जो है तुम पसंद करते हो। तो चॉइस के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 20 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन चुनना है। वी वॉकड डैश द ब्रिज टू गेट द अदर साइड, यानी कि हम वॉक किए किस पर? ब्रिज पर। किस लिए? तो अदर साइड जानने के लिए। जब कभी हम अदर साइड यानी कि दूसरे साइड या दूसरा छोर का सेंस निकालते हैं तब वहाँ पर हम अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, वी वॉकड अक्रॉस द ब्रिज टू गेट द अदर साइड। तो उस पार या उस छोर के सेंस में हम अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। अदर साइड जा रहे हैं यानी कि उस छोर जा रहे हैं और उस छोर के लिए हम अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है आई वुड गो विथ यू डैश आई हैव टू वर्क। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का सेंस दे रहा है, यानी कि विरोध का सेंस आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जाता लेकिन मेरे को क्या है? बहुत सारा काम है। और लेकिन के सेंस में तो हम बट का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मैं तुम्हारे साथ जाता बट मेरे को काम करना, तो यहाँ पर बट का इस्तेमाल होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है। दे हैव लिव्ड इन दैट हाउस सिंस 1990। तो जब भी सेंटेंस में हैज़ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाए तब वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इस वजह से ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। 23rd नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट मॉडल वर्ब, यानी कि करेक्ट मॉडल वर्ब को हमें फिल करना है। सी डैश हैव लेफ्ट अर्ली बट आई एम नॉट श्योर, यानी कि वो जो है जल्दी चला गया लेकिन मैं इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ, यानी कि हम पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं। और पॉसिबिलिटी के लिए तो मस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, माइट भी नहीं, सॉरी माइट तो लगाते ही हैं, शुड नहीं लगाते हैं। शुड का उपयोग हम एडवाइस के लिए करते हैं और मस्ट का उपयोग हम नेसेसिटी के लिए करते हैं। कैन का उपयोग हम पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर माइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइट का उपयोग ही हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। ठीक है, सी माइट हैव लेफ्ट अर्ली बट आई एम नॉट श्योर, ये चीज़ डिसाइड किया कि ये पॉसिबिलिटी है। 24 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। करेक्ट एडजेक्टिव को चुनना है। दिस इज द डैश डे ऑफ माई लाइफ। तो हैप्पी का कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पर करेक्ट होगा? तो हैप्पी तो नहीं हो सकता, क्योंकि द के बाद कभी भी पॉजिटिव नहीं आता है। हैप्पियर भी नहीं होगा, क्योंकि हैप्पियर जो है कंपैरेटिव डिग्री है और द के बाद कंपैरेटिव नहीं इस्तेमाल होता है। द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो है हैप्पीएस्ट है। ठीक है, इस वजह से सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैप्पीली तो एडवर्ब है, यहाँ पर एडजेक्टिव बोला गया है, तो एडजेक्टिव यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? द होने की वजह से सुपरलेटिव एडजेक्टिव यानी कि हैप्पीएस्ट इसका राइट आंसर होगा। 25th और लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरी मेहनत कैसी लग रही है आपको, ठीक है, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट एडवर्ब, यानी कि करेक्ट एडवर्ब को हमें फिल करना है। एडवर्ब क्या कहलाता है? जो वर्ब या एडजेक्टिव का विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो सेंटेंस है ही कंप्लीटेड द टास्क, उसने कंप्लीट किया टास्क को, कैसा? तो सक्सेसफुली, सक्सेसफुल का एडवर्ब होता है सक्सेसफुली। सक्सेसफुल जो है एडवर्ब नहीं है, सक्सेस एक वर्ब है, सक्सीड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सक्सेसफुली ही एडवर्ब है, इस वजह से बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने कंप्लीट किया टास्कों को, कैसा? तो सक्सेसफुली तरीके से, सफलतापूर्वक, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।